नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की ज्योग्राफी की पुस्तक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और आज हम पढ़ेंगे जो आपका 6 नंबर का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, इतना शानदार चैप्टर है ये और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है जो एनसीईआरटी बुक से लगता है तो आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जो बेसिक आधार है वो एनसीईआरटी से आपके कवर हो जाते हैं। और एनसीईआरटी में चीज़ें इतनी बेसिक दे रखी है कि आपकी जो नींव होती है वो एनसीईआरटी से मजबूत हो सकती है। हम रोजाना की तरह पीछे के जो पर्सन दे रखे हैं चैप्टर के पहले उन्हें पढ़ेंगे और फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे। पर्सन हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब चैप्टर पढ़ें तो ये पर्सन हमारे दिमाग में चले और इन प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ पाएँ। मैं यहाँ पर आपको उत्तर नहीं बताती हूँ, सिर्फ पर्सन पढ़ के बताती हूँ ताकि आप उत्तर खुद ढूंढें, खोजी बने, खुद ढूंढें। पहला प्रश्न है आपका, उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तब आप उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। यहाँ पर नाम आया अमेजन बेसिन, तो आपको इस चीज़ को ढूंढना है कि अमेजन बेसिन क्या है, कौन से महाद्वीप में है और अमेजन बेसिन की जितनी भी विशेषता है उसको ढूंढ के पढ़ना है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन की जो पूरी जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। पर्सन का सामने आने का मतलब है कि उस पर्सन के बारे में आप जितनी जानकारी खोज सकें वो खोजें। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है। ये पर्सन इसी रूप में कई बार पर्सन आ चुके हैं। जब आपके सिलेबस में लिखा होता है सामान्य जीके, तो ये पर्सन आपके सामान्य जीके के अंदर आते हैं। तो ये पर्सन इसी रूप में कितनी बार सामान्य पर्सन में आता है ये, और पूछा भी गए। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्सन भी पूछा जा चुका है। टुकुन क्या है, पक्षी है, पशु है या फसलें हैं। यह पर्सन भी पूछा जा चुका है कि आपका टुकुन क्या चीज़ है। मैनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है, गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, अमेजन का। कोलकाता किस नदी के तट पर है, ऑरेंज, हुगली, भागीरथी। देखो, आपने पढ़ा कि यहाँ पर आपने पढ़ा कि कोलकाता किस नदी के तट पर है, तो इसका आंसर आपका एक होगा। बाकी के दो आंसर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं ऑरेंज, हुगली, भागीरथी, तो तीनों के बारे में आपको पूरी डिटेल निकालनी है, इनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। देवदारू फर किसके प्रकार हैं, शंकुधारी वृक्ष के, पर्णपाती वृक्ष के, सूप के। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन बेसिन में। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जो आपके बंगाल टाइगर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपके मिलान वाले दे रखे हैं पर्सन, उनको हम देख लेते हैं। सूती कपड़े, मलोका, प्राण्या, रेशम कीट और काजीरंगा। उनकी फिर सामने वाले चीज़ें दे रखी है, असम, वेदिका कृषि, रेशम कीट पालन, डालू छत, गंगा के मैदान, वाराणसी और मत्स्य। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अगर इनका कहीं पे चैप्टर पर जिक्र होगा तो तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि पीछे हमने ये पढ़ा था। आगे के प्रश्न है, वर्षावन लुप्त हो रहे हैं तो कारण बताओ, उनके लुप्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि क्यों होती है, उसका कारण क्या है। मानचित्र कौशल, भारतीय प्रायद्वीप के रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों को उद्गम से मुहाने तक दर्शाइए। दोनों नदियों की महत्वपूर्ण सहायक नदियों को भी दर्शाइए। ये पर्सन आग यूपीएससी आरपीएससी लिखते हैं तो वहाँ पर सीधा आपका पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के बारे में जितनी जानकारी होती है। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से नदी निकलती है, मुहाना मतलब वो अंतिम स्थान जहाँ पर नदी जाके मिलती है। तो उद्गम से लेकर मुहाना तक एक सफ़ेद पेज लें, उस पर इन नदियों का पूरा चित्र बनाए, उनकी सहायक नदियों के बारे में आप लिखें। दक्षिण अमेरिका के राजनीतिक मानचित्र पर भूमध्य रेखा खींचें, उन देशों को चिन्हित करें जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये भी एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा गुजरती है और कौन कौन से देशों से गुजरती है ये भी आपको करना है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। प्रिय विद्यार्थियों, ये चैप्टर इतना शानदार, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर होने वाला है।
इस चैप्टर की शुरुआत एक कहानी के रूप में की गई है और फिर आगे आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये कहानी के रूप में थोड़ा सा दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उनके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उनका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं जहाँ वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। यहाँ पर एक कहानी के रूप में चैप्टर से आपको जोड़ा गया है, तो ये कहानी भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी का पढ़ने का फ़ायदा यही है कि ये हमें बोर नहीं करती है। छोटी छोटी कहानियों के रूप में, छोटे छोटे फैक्ट के रूप में चीज़ें दे रखी हैं और ये रोचक तथ्य हमें जानने के उत्सुक भी होते हैं और जान के हमें अच्छा भी लगता है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारी समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी थी और चैप्टर की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। प्रश्नों की शुरुआत आपकी यहाँ से होती है। बाहर एक आवाज़ आ रही है, आपको इसको इग्नोर करना है। अमेजन बेसिन में जीवन। प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जो जीवन होता है वो किस प्रकार का जीवन होता है और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें। चित्र 6.2 ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूछे कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कहाँ पर है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये आपकी भूमध्य रेखा है मानो, और इसके 23.5 डिग्री आपकी उत्तर में कौन सी है? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आपकी क्या है? मकर रेखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है। मानो कि यहाँ पर आपकी 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र है आपका वो कह रहा है कि भूमध्य प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। कौन से? भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है इससे अमेजन नदी बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है? कहाँ से निकलती है अमेजन नदी? आपकी पश्चिम में पर्वतों से निकल अंध महासागर में गिरती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक फैक्ट आपसे है कि अंध महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहते हैं? तो आपको अफ्रीका को कहते हैं। ये है आपका अंध महासागर। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण आपका क्या करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अफवाहित होती है। जो आपकी अमेजन नदी है वो कौन कौन से क्षेत्रों से आपकी विभाजित हो मतलब बहती है? तो आपका ये अमेजन आपका बेसिन है, ये आपका कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, ये आपका पेरू है और ये आपका ब्राज़ील है, ये आपका बोलिविया है। तो इन क्षेत्रों से ये होकर आपकी जो ये नदी है वो क्या करती है? बहती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? आपको ये चीज़ खोजनी है कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इनसे वो कौन से उसके देश हैं जिससे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस चीज़ को आपको गूगल करना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उनसे भूमध्य रेखा गुजरती है और कौन कौन से देश हैं उनको आपको नोट करना है। और आपको मैं जो शॉर्ट वीडियो कराऊंगी उसमें ये प्रश्न मैं आपको करा दूंगी।
अब यहाँ पर आपका जो फैक्ट दे रखा है उसको हम देखते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तो खोज करने वाले कौन थे? स्पेन के अन्वेषक थे। इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो ये अमेजन नाम कैसे पड़ा उसके बारे में ये चीज़ें बता रखी है। यहाँ सहायक नदियाँ क्या होती है? ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। वेरी मोस्ट पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, तो आपका अमेजन नदी बेसिन है। यहाँ पर आपकी दे रखी है जलवायु के बारे में। किसकी जलवायु के बारे में? अमेजन बेसिन की किस प्रकार की जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। पूछा जा सकता है आपसे कि अमेजन बेसिन की जो जलवायु है किस प्रकार की है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। हमने पढ़ा है कि जो आपका अमेजन बेसिन है, अमेजन जो बेसिन आपका कहाँ पर है? भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो अमेजन बेसिन है। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। गर्म एवं नम क्यों रहती है? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास आपका तापमान अधिक रहता है और वर्षा भी आपकी अधिक होती है। यहाँ का मौसम दिन तथा रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी बनी रहती है। तो ये आपके बारे में आपको बता रहा है कि अमेजन बेसिन की किस प्रकार की जलवायु होती है। फिर आपके दे रखा है वर्षावन, कि अमेजन बेसिन में किस प्रकार के वर्षावन आपके पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। आपसे पूछे कि अमेजन वर्षावन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप बताओगे सघन वन। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम धरातल नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड व ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वेरी मोस्ट पूछा जा सकता है कि पहले तो आपसे पूछेंगे कि आर्किड व ब्रोमीलाइड क्या है, तो आप बताओगे जो परजीवी पौधे होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आर्किड व ब्रोमीलाइड कौन से बेसिन में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे अमेजन बेसिन में। आपको ये चित्र देख सकते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ आपकी अमेजन बेसिन में पाई जाती है, एक छत सी बना लेते हैं। इनकी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकुन गुंजन पक्षी, यहाँ पर आपके जो पूछा जा सकता है कि आपका टुकुन क्या है और गुंजन क्या है, तो आप बताओ कि अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले पक्षी हैं रंगीन पक्षित वाले, मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि टेपिर कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन बेसिन में। और आपका गुंजन पक्षी और टुकुन पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो अमेजन बेसिन में। और आर्किड व ब्रोमीलाइड परजीवी पौधे, तो ये भी आपकी अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियों भी इस वनों में पाई जाती है, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा, बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया मत्स्य समेत मछलियां विभिन्न प्रजातियों भी अमेजन नदी में पाई जाती है। आपसे पूछे कि पिरानिया क्या चीज़ है, तो ये आपकी मछली है। क्या है? पिरानिया मछली है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अमेजन बेसिन किस प्रकार का है आपने पढ़ा। यहाँ पर एक तथ्य दे रखा है, वेरी मोस्ट आपसे ये तथ्य पूछा जा सकता है।
ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों से जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये ब्रोमीलाइड और आर्किड जो आपके हैं मेजन बेसिन के परजीवी पौधे हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है शब्दावली के रूप में कि ये क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे वर्षा वन के निवासी। अमेजन वर्षा वन के वो निवासी हैं, वो किस प्रकार के थे, तो आगे पढ़ेंगे हम कल। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।